हेलो। हाँ दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो सब? बड़े चल रहा है सब कुछ। और अभी मेरे वीडियो वगैरह आ रहे हैं, आप लोग सब प्रॉपर देखते रहना। पूरा आपको सिलेबस जब तक लॉकडाउन न खुले तब तक अपने करते रहेंगे। ऑनलाइन आपको मेरी क्लास यार हमेशा मिलती रहेगी, तो आप जुड़े रहो। और आज हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उस टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे। हमने एक इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस केमिस्ट्री का सबसे आधारभूत टॉपिक, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ ये मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना। और पदार्थ की संरचना के अब तक मैंने दो आपको पार्ट भेज दिए हैं। दो पार्ट में, पहले पार्ट में हमने तो पदार्थ की यानी पदार्थ है क्या मीनिंग, फिर पदार्थ का क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन भौतिक गुण के आधार पे गैस, द्रव्य, ठोस, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में बताया था पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट किया था केमिकल कंपोजिशन के आधार पे पदार्थों के प्रकार, रासायनिक संगठन के आधार पे। और रासायनिक संगठन के आधार पे हमने इसमें प्रकार लिखे हैं। एक तो सबसे पहले मेन, और वो प्रकार कौन सा था? ये लिखा हमने तत्व, यानी शुद्ध रूप, एक अशुद्ध रूप। शुद्ध में लिखा हमने तत्व और यौगिक, अशुद्ध में लिखा हमने मिश्रण। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था तत्व के बारे। तत्व के तीन प्रकार, मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु, और मेटेलॉइड यानी उप धातु के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर सेकंड में। फिर मैंने कहा था पार्ट नंबर सेकंड में कि तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पार्ट नंबर थर्ड में करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा तत्व और बच गया, तो थोड़ा सा तत्व के बारे में पढ़ते हम। तत्व में अब देखो, पीछे हमने किया था ना, तत्व में उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं? समान। तत्व की अवधारणा देने वाला बर्जिलियस, तत्व के बारे में बताने वाला, उसका संकेत दर्शाने वाला। फिर हम तत्व जो है धातु गुण लिखे, अधातु के गुण और उप धातु गुण लिखे हमने। उसमें कुछ पॉइंट मैंने अलग से आपको कॉपी के अंदर नोट करवाए थे, वो आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद इस तत्व को हम दर्शाने का तरीका भी लिखा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालना, कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका हमने पार्ट नंबर 2 में कर लिया है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 में जो है ना, एक तो सबसे मेन तत्व के दो ही पॉइंट बचे हैं। एक तो तत्व जो है उसको दर्शाएं कैसे, और एग्जाम में कई बार एलिमेंट उनके लैटिन नाम लिखे हो जाते हैं। कई बार सोडियम का लैटिन नाम है या सोडियम का प्रतीक है, इस प्रकार से, तो उसको दर्शाने का तरीका है। तरीके में हमने उसमें लैटिन नाम लिखेंगे थोड़े से। और इसके बाद उस थोड़ा सा आवर्त सारणी के आधार पर एलिमेंट कैसे कहाँ रखे गए, थोड़ी सी हम टेबल बनाएंगे। उस टेबल बनाने का तरीका बताएंगे कैसे बना सकते हो आप। मिनट में फटाफट 2 मिनट में आवर्त सारणी बनाने का तरीका बताएंगे। फिर हमने यहाँ पार्ट नंबर 3 में पहला पॉइंट तो आप लिखना, तत्वों के लैटिन नाम। तत्वों के लैटिन नाम, लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट, तत्वों के लैटिन नाम। देखो तत्व जो है ना, उनके संकेत बनाए गए, वो अधिकतर के तत्व के जो नाम है ना, उस नाम के आधार पे बनाए गए। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या लिखते हो आप? ऐसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन से स्टार्ट हो रहा है तो एन संकेत हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ओ से स्टार्ट हुआ तो ओ संकेत हो गया। कार्बन, CARBON, कार्बन, सी से शुरू हुआ तो कार्बन संकेत हो गया। इसका मतलब एलिमेंट के जो नाम, उसका पहला अक्षर, पहला जो है ना, जो हमारे ABCD में पहला जो अक्षर आ रहा है, वो अक्षर उसका क्या हो गया? संकेत हो गया। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन, जैसे सोडियम, सोडियम अब आ रहा है ऐसा है, लेकिन सोडियम का संकेत क्या है? Na। कुछ एलिमेंट है उनके नाम तो अलग है लेकिन उनके संकेत अलग है, तो संकेत उनके लैटिन नाम के द्वारा बनाए गए हैं। तो 5-7 मेन एलिमेंट है, उनके हमें लैटिन नाम और उनके संकेत याद रखने हैं। वो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि 2011 में जब पहली बार रिट हुई ना, उस टाइम रिट नहीं थी, टेट था, टेट हुआ था। उसमें क्वेश्चन भी आया था कि टंगस्टन का प्रतीक होता है, टंगस्टन TON, टंगस्टन T से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन में आ गया TITE से W। टंगस्टन का संकेत W होता है, नाम उसका शुरू T से, तो उसका लैटिन नाम होता है W से स्टार्ट, तो उसके लैटिन नाम आपको आने चाहिए। सोडियम का बहुत बार आता है, पोटेशियम का बहुत बार आता है, P से स्टार्ट होता है लेकिन संकेत उसका K है पोटेशियम का, तो उसके कुछ लैटिन नाम है, वो हमें अलग से याद रखनी है। तो छोटे से एक टेबल बनाओ आप नीचे फटाफट जल्दी से, ये तत्वों के लैटिन नाम में टेबल क्या बनाओगे? ऐसे कॉलम बना लो, और कॉलम में ऐसे कि तत्व है, उसका लैटिन नाम,
और उसका संकेत, उसका संकेत यानी सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट, लैटिन नेम एंड एलिमेंट्स। ये 3 कॉलम की एक टेबल बनाओ। उस टेबल में देखो पहला, सबसे पहले स्टार्ट करोगे ना हाइड्रोजन से, तो उसमें सबसे पहले आएगा सोडियम। तो सोडियम आना, वहां से लैटिन नाम स्टार्ट होते हैं, तो सोडियम। ऐसे सोडियम। लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। क्या नाम इसका? लैटिन नाम है नेट्रियम। तो नेट्रियम से इसका संकेत क्या हो गया? Na हो गया। तो इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। इसको इंग्लिश में थोड़ा याद रख लो आप, ताकि नाम लिखने में दिक्कत ना हो। नेट्रियम हिंदी में लिख सकते हो आप ऐसे, नेट्रियम। इसका संकेत क्या हो गया? नेट्रियम से इसका संकेत क्या हो गया? Na। थोड़ा सा आप अलग अलग पेन का यूज भी करें, जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत ना हो, थोड़ा अच्छा भी लगे। दूसरा है सोडियम के बाद पोटेशियम। ऐसे लिखते हैं पोटेशियम। और पोटेशियम में वैसे इसका नाम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम। केलियम। और केलियम से इसका संकेत क्या हो गया? के। पोटेशियम का संकेत के। इसी प्रकार से आयरन, लोहा, लोहा, और लोहे में आयरन, और लोहे का वैसे लैटिन नाम क्या है? फेरम। फेरम। और फेरम से इसका नाम क्या हो गया? संकेत क्या हो गया इसका? Fe। फेरम से इसका संकेत Fe हो गया। ऐसे ही कॉपर, तांबा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? कॉपर या तांबा। और इसका संकेत, इसका वैसे लैटिन नाम क्या है इसका? क्यूप्रम। क्यूप्रम। इसका क्यूप्रम से संकेत क्या है इसका? Cu। ऐसे संकेत Cu हो गया। फिर इस टेबल को आप नीचे लिखते जाओ, मैं आगे इसी टेबल को आगे नीचे बढ़ा रहा हूं, ऐसे लिखते जाओ। तत्व है, लैटिन नाम और इसका सिंबल आपस में सही। अब कॉपर के बाद फिर आप याद रखो एक चांदी, एक सोना। चांदी में क्या लिखते हो आप? सिल्वर। सिल्वर। और चांदी को क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। अर्जेंटम। और अर्जेंटम से इसका संकेत क्या हो गया? Ag। Ag। इसी प्रकार सोना है, सोने के लिए क्या लिखेंगे? गोल्ड। गोल्ड। और क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड को ओरम। लैटिन नाम क्या इसका? ओरम। ओरम ऐसे हिंदी में लिख सकते हो आप, ओरम। और ओरम से इसका संकेत क्या हो गया? Au। इस तरह से टंगस्टन। टंगस्टन, और टंगस्टन का लैटिन नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्फ्राम। वोल्फ्राम। और इस वोल्फ्राम से इसका संकेत क्या हो गया? W। इस तरह से। इसी प्रकार से शीशा, वो तो लेड। शीशा है लेड। और शीशे का वैसे लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम। प्लम्बम। और प्लम्बम से इसका संकेत क्या हो गया? Pb। प्लम्बम यानी Pb। इसी प्रकार से फिर आगे और लिखते जाओ आप नीचे, मैं यहां लिख रहा हूं। इसके बाद मरकरी, सॉरी इस वाले पेन से लिखना हमें, मरकरी बोलते पारा। मरकरी यानी पारा। और मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइग्रेनियम।
और हाइग्रेन में इसका संकेत क्या हो गया, Hg, इस तरह से Hg। इसी प्रकार से एक दो नाम और है, जैसे टिन, टिन, और टिन का लैटिन नाम क्या है, स्टेनम। और स्टेमनम से इसका संकेत क्या हो गया, Sn। तो कुछ तत्व है, ये ज्यादा नहीं है, 4, 4, 8, 10, 11। तो 10, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आपको थोड़े से लैटिन नाम याद रखने हैं। और पेपर में इसके बारे में कई बार बहुत बार पूछे थे क्वेश्चन कि किसका लैटिन नाम क्या है या उसका संकेत क्या है। ये 8-10 आपको तत्वों के लैटिन नाम और उनके संकेत आपको याद रखने हैं। याद कर सकते हो ना। ये तो है तत्व है और उसके लैटिन नाम होगी। अब तत्व है जो है ना, उन तत्वों को गुणों के आधार पे अलग अलग प्रकार में बांटना। और बांटने के लिए देखो, जैसे जैसे एलिमेंट की खोज शुरू हुई, जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई, उनके वर्गीकरण की आवश्यकता भी बढ़ती गई। सभी एलिमेंट को, हम तत्वों को अलग अलग सबका अध्ययन इंडिविजुअली नहीं कर सकते, तो क्या करें, इनके इस प्रकार से ग्रुप बनाएं, जिस ग्रुप से कि हम एक ग्रुप के बारे में स्टडी कर सके, ताकि स्टडी करने में या अध्ययन करने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। इसलिए क्या हुआ, फिर तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट हुआ। और तत्वों के वर्गीकरण के अंदर क्या है, सबसे पहले तत्वों को सारणीबद्ध करने का काम स्टार्ट हो गया। तत्वों को सारणी के रूप में दर्शाएं, ताकि उस टेबल को देख के हम उस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, उन एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। इसी दिशा में कुछ प्रयास किए गए, उन्हीं प्रयासों की सहायता से कि आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। और देखो अगला इसमें अलग से लिखो, हेडिंग छोटा सा लिखो, आवर्त सारणी। अभी आपको बनाने का तरीका बताऊंगा मैं किस तरह से बनाते हैं आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। और आवर्त सारणी में क्या बनाने के लिए, इसका सबसे पहले इतिहास, यानी आवर्त सारणी कैसे बनी, बढ़ने की दिशा में, इसमें देखो 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये नाम याद रखना है, डोबेराइनर एक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले तत्वों को बांटने का एक आधार रखा। उसने कहा, इसने तत्वों को बांटने के आधार के रूप में एक नियम दिया, जिसको बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम, राइट रूल। याद रखना एक पॉइंट, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया। इसको ऐसे जनरली बोल सकते, डोबेराइनर बोल, याद रखने के लिए डोबेराइनर बोल सकते हो आप। एग्जाम लिखा हुआ आएगा तो आप उसको देख के आराम से पहचान सकते हो। वैसे नाम डोबेराइनर है, लेकिन डोबेराइनर बोल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिक नियम दिया, और डोबेराइनर ने क्या किया, त्रिक मतलब 3-3। उसने क्या किया, तत्वों को 3-3 अलग ग्रुप में बांट दिया। उसने कहा कि तत्वों को अगर 3-3 ग्रुप में बांटे ना, ऐसे उसने बांट के दिखाया कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 का ग्रुप बना दिया। और उसने कहा कि पहले तत्व का परमाणु भार, जैसे लिथियम का परमाणु भार 7, तीसरे एलिमेंट तत्व का परमाणु भार कितना, पोटेशियम परमाणु भार कितना होता है, 39, इस तरह से। तो उसने कहा कि पहले का परमाणु भार, तीसरे का परमाणु भार, दोनों के परमाणु भार को जोड़कर इसका औसत निकाल लें। 39 + 7 कितना, 46। औसत निकालें, 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया, 23, 23 आ गया। तो उसने कहा कि अगर पहले और तीसरे एलिमेंट के परमाणु भार को जोड़कर उसका औसत निकालें, तो वो औसत क्या आता है, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार प्राप्त होता है। 23 किसका होता है, सोडियम का। पहले और तीसरे का जोड़ा, 2 का भाग दिया, बीच वाले का आ गया। तो उसने इस प्रकार से अलग अलग एलिमेंट के बना के बताई। जैसे और बना चाहो तो जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब बेरिलियम का भार 8, कैल्शियम का भार 40, दोनों को जोड़ दो 48, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 24, 24। किसका होता है, बीच वाले मैग्नीशियम का 24 भार होता है। इस प्रकार से पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत क्या कहलाएगा, बीच वाले एलिमेंट का परमाणु भार कहलाएगा। तो उसने ऐसे 3-3 के ग्रुप बनाए। किसने बनाए, डोबेराइनर ने। तो याद रखना है,
डोबरनियर ने क्या दिया, त्रिक नियम। तो त्रिक नियम के प्रतिपादक यानी ट्राइट रूल यानी त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया, डोबरनियर के द्वारा दिया गया। और याद क्या रखोगे कि पहले तत्व व तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्राप्त होता है। ये आप लिख लो। फिर आप इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे नीचे, जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे सोडियम वाला लिख दो, लिथियम, पोटेशियम, ये लिख दो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये तो डोबरनियर का पहला प्रयास तत्वों को बांटने का, 3-3 के ग्रुप बनाए, इसको त्रिक नियम बोलते हैं। उसके बाद तत्वों को बांटने के प्रयास में सेकंड प्रयास, और किसके द्वारा किया गया, वो इस प्रकार से वैज्ञानिक का नाम याद रखना, न्यूलैंड। न्यूलैंड इसने तत्वों को बांटने के लिए, अब याद देखो डोबरनियर ने तो 3-3 के ग्रुप बनाए, लेकिन न्यूलैंड जो इसने 3-3 के ग्रुप नहीं बनाए, उसने किया है 8-8 के ग्रुप बना दिए, 3 की जगह 8 रख दिया। और 8 का ग्रुप बनने के कारण इसको क्या बोलते हैं, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। तो तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम याद रखना, अलग चीज है ये। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। अगर याद है अष्टक नियम के प्रतिपादक है, तब अलग नाम आता है कोसेल व लुईस। याद रखना 2 पॉइंट ये, कोसेल और लुईस, इनके द्वारा भी ऑक्टेट रूल दिया गया अष्टक नियम। वह इलेक्ट्रॉन के लिए, तत्वों के स्थायित्व के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का नियम। बाह्यतम कोश में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो वो सबसे अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। ये अष्टक नियम किसने दिया, कोस्टेल और लुईस का इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन अगर ये आ जाए ना, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, तब किसका नाम आता है, न्यूलैंड ने। उसने 8-8 के ग्रुप में एलिमेंट को बांटा, इसलिए इसको अष्टक नियम बोलते हैं। और इसने इस नियम का एक नाम और इसको बोलते हैं स्वर का नियम, स्वर नियम। इसको स्वर नियम भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूलैंड क्या था, ये संगीत प्रेमी था, और इसने संगीत के स्वरों से ये अपना अष्टक नियम जोड़ दिया। और उसने कहा कि जैसे संगीत में स्वर कितने होते हैं, तो आपसे पूछ ले संगीत में कितने स्वर होते हैं, अब आप सोचो एक बार दिमाग में, फिर मैं बताऊंगा तो आप उसका उत्तर मिलाना कितना सही हुआ या गलत हुआ। अब आप ऐसे कर लो, सारे गामा ऐसे कर लो। तो संगीत में स्वर कितने होते हैं, अधिकतर दिमाग में सोच रहे हैं स्वर 7 ही होते हैं, लेकिन संगीत के स्वर 8 होते हैं। अगर ये आ जाए ना, संगीत में स्वर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ, है ना, वोवेल, यानी स्वर के प्रकार आ जाए ना, प्रकार 7 होते हैं। कैसे, देखो ऐसे यूं यूं लिख दें, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब कुल स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल 8 स्वर है। स्वर के प्रकार, ये तो एक प्रकार हो गया, 7 दोनों सेम ही है। एक ये 2 3 4 5 6 7 स्वर के प्रकार है। लेकिन क्या कहा न्यूलैंड ने कि जैसे 8 स्वर होते हैं ना, वैसे एलिमेंट को भी अगर 8-8 के ग्रुप में रखें, तो अगर 8 स्वर लिखें तो 8 स्वरों में पहला स्वर और फर्स्ट और 8वां बिल्कुल क्या है, समान है, बिल्कुल सेम है। वैसे अगर हम एलिमेंट को 8-8 के ग्रुप में रखें ना, तो पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट के गुण बिल्कुल क्या होती है, समानता, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होती है, सेम। तो उसने कहा अगर पहले और 8वें एलिमेंट को देखें गुणों बिल्कुल समान प्राप्त होता है। उसने करके दिखाया कि जैसे लिथियम, यहां लिख दें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन, क्योंकि उस टाइम निष्क्रिय गैसों की खोज हुई नहीं थी। निष्क्रिय गैसों की खोज बाद में रेमजे के द्वारा की गई, वो बाद में हुई, इसलिए नियोन उस टाइम ज्ञात नहीं था, नियोन छूट गया। नियोन के बाद क्या था, सोडियम, 11वां सोडियम। और आपको पता है अभी लिखा हमने त्रिक नियम के अंदर भी लिथियम और सोडियम एक ही लाइन में है, और आवर्त सारणी में भी एक ही यानी पीरियड यानी एक ही वर्ग में है, इसलिए गुणों में समानता होती है। इसलिए लिथियम और सोडियम गुणों बिल्कुल क्या है, समान है।
समान गुण वाले हैं ये, समान गुण वाले। तो पहला ये कौन सा है, 8वां ही तो है, 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला और 8वां एलिमेंट बिल्कुल के गुणों में समान। तो उसने ऐसे 8 के ग्रुप बनाए, इसको बोलते हैं अष्टक नियम। तो याद क्या रखना है कि अष्टक नियम, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या कहा, इसको स्वर का नियम भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करना है कि न्यूलैंड के अनुसार, लिख लो, चाहे आप कॉपी में बोर्ड पे लिखवा अधिक टाइम लगेगा, इसमें लिख लो कि न्यूलैंड के अनुसार यदि, लिख लिया क्या, न्यूलैंड के अनुसार जैसे स्वर 8 होते हैं और पहला व 8वां स्वर समान होता है, वैसे ही यदि तत्वों को रखा जाए तो पहला व 8वां तत्व गुणों में समान प्राप्त होता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो ये न्यूलैंड, यहाँ तक तो क्या है, तत्वों को ग्रुप के रूप में रखने की प्रथा रही, प्रचलित रही, एक ये ट्रेंड बन गया। लेकिन इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में सबसे पहले क्रांति लाने वाला व्यक्ति, और जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये नाम, पूरा नाम क्या है इन मेंडलीफ, पूरा नाम क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। ये लिख दो शॉर्ट में, दमित्री मेंडलीफ। दमित्री नाम भी याद नहीं तो मेंडलीफ। तो सबसे पहले मेंडलीफ ने तत्वों को सारणी यानी एक टेबल के रूप में दर्शाने का काम किसके द्वारा किया गया, मेंडलीफ के द्वारा किया गया। इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आवर्त सारणी के जनक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो किसका नाम आएगा, दमित्री मेंडलीफ आवर्त सारणी के जनक हैं। याद रखना, ये नीचे पॉइंट ऐड कर लो चाहिए, आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के जनक दमित्री मेंडलीफ है। अगर ये आ जाए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, अब देखो 2-3 पॉइंट है यहाँ, मैं लिख देता हूं एक बार, ये थोड़े से आपको अलग से नोट करने हैं। 2-3 पॉइंट है, एक तो सीधा आ जाए आवर्त सारणी का जनक, ऐसे आवर्त सारणी का जनक, तो किसका नाम आएगा, मेंडलीफ। और अगर ये आ जाए ना आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है, तो किसका नाम आएगा, मोजले। ध्यान रखना, ये अलग नाम याद रखना, मोजले, मोसले बोल देते हैं कई बार इसको, जो आपकी मर्जी है। एस को इंग्लिश में कभी जय बोल देते हैं, कभी एस बोल देते हैं, सह बोल देते हैं, एक ही बात है, तो मोजले। और अगर ये आ जाए ना दीर्घ आवर्त सारणी के जनक है, दीर्घ, जो आजकल हम काम में लेते हैं दीर्घ आवर्त सारणी, तो दीर्घ आवर्त सारणी के जनक है, तब भाई नाम आएगा बोरबरी, बोरबरी व विनर, बोरबरी व विनर, ये दीर्घ आवर्त सारणी के जनक। तो आवर्त सारणी में 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ, दीर्घ आवर्त सारणी का जनक बोरबरी व विनर होते हैं। और इन्होंने सबसे पहले मेंडलीफ ने क्या किया, तत्वों को सारणी के रूप में दर्शाने का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तत्वों को सर्वप्रथम सारणीबद्ध करने का कार्य किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो इसका नाम आएगा मेंडलीफ के द्वारा। सबसे पहले तत्वों को सारणीबद्ध करने का कार्य मेंडलीफ के द्वारा किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना अलग से। उसके बाद मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई ना, उस टाइम से केवल क्या 63 एलिमेंट ज्ञात थे। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है ना, उसमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी लिखी, बनाई, उस टाइम मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाने के लिए तत्वों के किस मान को काम में लिया, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था। तब ध्यान रखना, क्या लिखोगे, परमाणु भार। याद रखना, ये मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी में रखा, जिसका परमाणु भार कम उसको पहले, जिसका परमाणु भार ज्यादा उसको बाद में रख दिया, किसने, मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ के परमाणु यानी आवर्त सारणी का मुख्य भाग क्या है, परमाणु भार है। परमाणु भार के आधार पर इस तत्वों का वर्गीकरण किया है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उसने फिर क्या है, परमाणु भार को काम में लेकर उसने एक अपना एक नियम जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी का नियम या मेंडलीफ का आवर्त नियम,
पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम बोलते हैं। और आवर्त नियम में एक लाइन याद रखनी है, आगे बार बार काम आएगी ये, और वो लाइन क्या है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, इनके यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनके परमाणु भार एटॉमिक वेट, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु भार के अनुसार ही क्या है, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण क्या घटते और बढ़ते हैं, यानी फंक्शन ऑफ पीरियड, यानी आवर्ती फलन होते हैं। तो ये लिखा हुआ था कई बार, ये क्या है, मेंडलीफ का आवर्त नियम है। ये तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ ने दिया और उसने परमाणु भार के आधार पर क्या आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसमें लगभग 63 एलिमेंटों को रखा गया, और जिन एलिमेंट की खोज नहीं हुई उनका स्थान उसने क्या खाली छोड़ दिया गया। फिर आवर्त सारणी उसने बनाई, कैसे लंबा चौड़ा हो जाएगा ये, थोड़ा जनरल आपको ये याद रखना है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का जनक है, आधुनिक का मोजले हैं, दीर्घ का बोरबरी में विनर है। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाने के लिए आधार क्या रखा, परमाणु भार रखा। और एक आवर्त नियम क्या है मेंडलीफ का, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद यानी मेंडलीफ के बाद फिर किसका नाम आता है आवर्त सारणी बनाने में, मोजले का नाम आता है। और मोजले ने क्या, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। और उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु भार जो था ना, यहां बार हटा के उसने कर दिया परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। और परमाणु क्रमांक करते ही बिल्कुल सब कुछ सही हो गया। और यहां इस आवर्त नियम में भी क्या है, परमाणु भार है, वहां पर क्या हो गया, परमाणु क्रमांक कर दिया, बस परमाणु क्रमांक कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। अब याद क्या रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस के आधार पर रखा गया है, तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। या मोजले का आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो क्या है, परमाणु क्रमांक। याद रखना, ये परमाणु क्रमांक मोजले के आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। लिख लो ये, मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। फिर मोजले का आवर्त नियम आ जाए, या जाए आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक नाम लिखा जाए आगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। सेम ही लिखना है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके, अब ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये लिखना है आपको आधुनिक आवर्त नियम में। उसके बाद मोजले ने क्या किया, तत्वों को बांटा, तो उसने आवर्त सारणी बनाई। और जब आवर्त सारणी बनाई ना, तो आवर्त सारणी बनाते टाइम उसने एक टेबल बनाई, उस टेबल में अलग अलग दो भाग, और उन दो भागों का मेंडलीफ ने नाम रखा था पहले, जिसको आगे फिर मोजले ने इसको जारी रखा। उसने क्या कहा मेंडलीफ ने कि अगर ऐसे खड़े खाने बनाए, खड़ी लाइनें ऐसे आवर्त सारणी में, उसका उसने नाम क्या रखा, वर्ग, ग्रुप, ऐसे पीरियड, ये सॉरी ग्रुप है ना, ये ग्रुप बनाए ऐसे, तो ऐसे ग्रुप खड़ी खाने, यानी इसको बोलते हैं वर्ग। और मेंडलीफ ने क्या स्टड खाने बनाए ऐसे, जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर भी सेम ऐसे ही, उसको क्या बोलते हैं, आवर्त, यानी पीरियड, आवर्त बोलते पीरियड। और आधुनिक आवर्त सारणी में वैसे वर्ग और आवर्त है, तो सेम वही रखा गया नाम, वर्ग है यानी ग्रुप, और आवर्त यानी पीरियड, और वर्ग यानी ग्रुप। ये अब देखो याद क्या रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने आवर्त हैं। तब क्या याद रखोगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में खड़े खाने यानी वर्ग, वर्गों की संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 लिख लो। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड, आवर्त की संख्या कितनी है, 7। याद रखना 7, 5 और 2 7। आवर्त कितने, 7, वर्ग कितने, 18। 2 पॉइंट लिख लो। अब देखो आवर्त सारणी जो है ना, अब आवर्त सारणी आपके 10वीं क्लास में भी, 11वीं में, 12वीं में भी, फिर बीएससी के अंदर आप पढ़ते हो आप, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसमें भी आता है, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे आवर्त सारणी के अंदर से। किस टाइप से आते हैं वो फर्स्ट ग्रेड वाले चैप्टर का अलग से भाग है, लेकिन यहाँ आवर्त सारणी जो है ना
इस आवर्त सारणी को बनाए कैसे, बनाने सबसे पहले तो बनाने का तरीका, अगर आपको बनाने का तरीका आता है ना तो आप एलिमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी से आपको पता हो जाएगी। अब बनाने का तरीका क्या है, यदि आप तुरंत 2-3 मिनट में पूरी आवर्त सारणी बना दो, और बनाने का तरीका क्या है ऐसे, ये आप तो बना ही दोगे इस प्रकार से खड़े खाने उसने बनाए यूं, और आवर्त सारणी बनाने के बाद इसके कुछ फैक्ट लिखेंगे हम, और वो फैक्ट क्या है आपको मैं नोट करवाऊंगा, सिर्फ बोर्ड पे लिखने का फिर जगह नहीं बचेगी। तो ऐसे आवर्त सारणी बनाई कैसे, बनाने का तरीका, अब मैं आपको आवर्त सारणी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से देखना, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप बोर्ड पे अपनी सीधी कर लेना। ऐसे ही उसने खड़े खाने बनाए, ऐसे कितने 18, ऐसे 1, ऐसे 2, 3, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 18 ऐसे, और ऐसे टेढ़े यूं खाने बनाए, इनको बोलते पीरियड यानी आवर्त। कितने बनाए आवर्त है 7, ऐसे 1, दूसरा 2, फिर ऐसे 3, 4, 5, ऐसे 6 और 7, 7। तो ये तो क्या है इधर वाले, अगर लिखना चाहें तो इधर वाले, तो ये तो क्या है ये वाला भाग, ये तो है आवर्त पीरियड, और आवर्त कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, 7। और ये इधर वाले क्या है, ये है वर्ग, ग्रुप। कितने 18 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसे 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18, आवर्त कितने हैं 7, ये तो आपने बना दिया। अब देखो एलिमेंट जो है ऐसे नीचे भी सारणी में देखोगे आप बनी हुई मिलेगी आपको आवर्त सारणी में, ऐसे देखोगे तो ऐसे नीचे भी 2 ऐसे लाइनें बनी है, ये थोड़ी सी आप और बना सकते हो, ऐसे लाइनें 2 नीचे ऐसे 2 श्रेणियां बनी हुई है इस तरह से यूं, प्रत्येक में ऐसे 14 एलिमेंट रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एलिमेंट। अब देखो रखने का तरीका, इसको भरे कैसे, भरने का तरीका, भरने के तरीके में देखो सबसे पहले पहला एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, यहां से H हाइड्रोजन, तो क्या लिखोगे हेलिना, हेलिना, हेलिना के, यानी हेलिना बोल रही है, हेलिना के, हेलिना के वह यानी हेलिना के, और रूबी, आरबी रूबी, सजी फिरे, हेलिना के रूबी सजी फिरे, यानी हेलिना बोल रही है कि रूबी फैशन में आ गई है, सजी फिर रही है, सजी फिरे, तो हेलिना के रूबी सजी फिरे। फिर अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सेकंड एलिमेंट क्या आता है, हीलियम, सेकंड क्या आता है हीलियम, तीसरा क्या है लिथियम, 8-10 तो आपको याद ही है, चौथा क्या है बेरिलियम, पांचवा क्या है बोरोन, और बोरोन कहां स्टार्ट होगा 13 से, बोरोन, छठा कार्बन, 7वां नाइट्रोजन, 8वां फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, 9वां फ्लोरीन, 10वां नियोन, तो 5वां बोरोन, छठा कार्बन, 7वां नाइट्रोजन, 8वां ऑक्सीजन, 9वां फ्लोरीन, 10वां नियोन, तो हो गया ये। अब देखो
यहां से बीई, बेटा मांगे कन्या सुंदर। क्या बोल रहा है? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। कई बच्चे बोलते हैं बाप रोए। बाप रोए क्यों? बाप राजी है, क्या दिक्कत है? तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ये दो है ना, इस स्टार्टिंग वाले दो जो ग्रुप अपने बनाए ग्रुप, दो वर्ग, इन दो वर्ग के एलिमेंट जो है ना, छोटा छोटा लिख देता हूं इसको, एक दो को, ताकि ऊपर लिखने के लिए जगह रह जाए, एक दो। तो शुरू वाले दो जो है ना, आवर्त सारणी को टोटल क्या है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ऊपर वाले दो है ना, ये दो, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसलिए मैंने इसको लाल कलर से अलग लिखा है, एस ब्लॉक। फिर इधर है ना 13 वाला भरे, पहले 13 वाला भरोगे ना ऐसे, यहां से बोरोन से, बिना इलायची गरम इंडियन टी, TL थैलियम है ये, बिना इलायची गरम इंडियन टी। फिर यहां से काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। फिर यहां से नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, सारे बीमार चल रहे हैं अभी। पीछे है ना इरफान खान की मृत्यु होगी, ऋषि कपूर भी चलते रहे और कह रहे हैं कि एक दो और फिल्म स्टार है उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो वैसे ही नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। फिर यहां से ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट। फिर यहां से फिर कल बाहर आई आत्मा, या बोल दे आंटी, एक ही बात है। फिर कल बाहर आई आत्मा। फिर यहां से है नी अगर कर 0 रन, है नी अगर कर 0 रन। अब ये लास्ट के ना 13 से लेकर 18 तक, ये टोटल 5, ये 6 वर्ग है। ये इन 6 वर्ग को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। अब बीच में बच गया बीच वाला भाग, और बीच वाले भाग में क्या है? कैल्शियम, यहां से 20, इसलिए बीच वाला भाग 21 से स्टार्ट होता है, यहां से कैल्शियम, कैल्शियम के बाद 21 स्कैंडियम, यहां से SC स्कैंडियम। शक्ति, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ऐसे बोल सकते हो। शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ऐसे बोल सकते हो। साइंस टीचर वे करे महंगा फैशन, कोई नहीं क्यों जाने, यह जनरल याद रखो। तो शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। उसके बाद यहां गिनते जाओगे ना, ये 30 और 6 36, फिर एक 37 38, उसके बाद सीधा आएगा 39 39 पे, वाई इट्रियम। और इसमें क्या लिखोगे? यारी जोर से निभेगी मौत तक, यारी जोर से निभेगी मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद। यारी जोर से निभेगी मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद। उसके बाद गिनते जाओगे ना, यहाँ कैडमियम 39 40 41 ऐसे करके जाओगे तो 48, उसके बाद 6 54 54 का 55 56, यहाँ पर क्या 57 आ गया सीधा ही, 57 तो लेंथेनम। और 57 के बाद है ना यहाँ पर 58
से लेकर 71 तक 14 तत्वों को नीचे रख दिया गया यहाँ अलग से। जो लेंथेनम के बाद आए ना, लेंथेनम La, इसलिए 58 के बाद वाले एलिमेंट बोलते हैं लेंथेनोइड। तो 57 के बाद वाले कहलाएंगे लेंथेनोइड। लेंथेनोइड एलिमेंट, लेंथेनोइड तत्व है। 58 से 71 तक टोटल कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है, कुल 14 एलिमेंट है लेंथेनोइड। 71 के बाद सीधा क्या आ गया? 72 आएगा, बेहतर। HF हाफनियम, सही है ना। हाफनियम लिखने के बाद तावेरी, ओस, आयरे, पटाओ, यू, हज, इस तरह से। उसके बाद गिनोगे 86 आ जाएगा लास्ट में, 87, 88, 89 आएगा यहाँ। और 89 आएगा ना, 89 बता एक्टिनियम, एक्टिनियम। और 89 के बाद 90 से यहाँ 90, 91, 92 ऐसे करते हुए लास्ट 103 तक के 14 एलिमेंट नीचे रख दिए गए। 103 तक 14 एलिमेंट। और एक्टिनियम के बाद आया है ना ये बोलते हैं एक्टिनोइड, ये बोलते हैं एक्टिनोइड बोलते हैं, जिसमें 14 एलिमेंट इसमें है, 14 एलिमेंट एक्टिनोइड के अंदर ही। फिर 1 से 104 आएगा ये। फिर आगे 100 के बाद वालों के अलग से हम लिखते हैं UNH, UNO, UNS, इस प्रकार से अलग से नामकरण करने का तरीका है, वो आपको बाद में कभी बताएंगे। ये आप इतना कर लिया आपने। अब देखो नीचे वाला है ना ये, जिसको हमने क्या लिखा है? लेंथेनोइड और एक्टिनोइड। इसको याद कैसे करें? तो यहाँ देखो 57 के बाद लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुए ये, लेंथेनम के बाद इसको बोलते लेंथेनोइड। लेंथेनोइड कहाँ से? सीरियम से, 58 से सीरियम। सिर पर नंद, सिर पर नंद, पद्मनी, शर्माओ यू, कि बोलते हैं ना जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तब कहते हैं कि वासुदेव जी जब कृष्ण जी को टोकरी में बिठा के चले तो पूरे गेट यानी जितने भी तय खाने सबके दरवाजे खुल गए थे। उस अवस्था में कहते हैं सिर पर नंद, यानी कृष्ण जी सिर पर नंद। अचानक क्या वासुदेव जी को रास्ते में पद्मनी मिल गई, तो वासुदेव जी ने पद्मनी क्या कहा? देखो सिर पर नंद पद्म, उसने कहा, उन्होंने क्या कहा कि पद्मनी शर्माओ यू, पद्मनी आपको शर्म आनी चाहिए। कि पद्मनी शर्माओ यू गाइड तब दी हो, यानी उनको कहा कि आपने गाइड नहीं दी पहले, हमें गाइड नहीं किया, कैसे बाहर निकलना है? गाइड तब दी हो, यानी सिर पर नंद पद्मनी शर्माओ यू गाइड तब दी हो। अरे तामी बोलते हरियाणी में बोलता, अरे तामी क्या कर रहे हो? वैसे तामी है तुम। अरे तामी अब लू, यानी अब भी कर दो गाइड, इतनी देर नहीं हुई। तो सिर पर नंद पद्मनी शर्माओ यू गाइड तब दी हो, अरे तामी अब लू, अब गाइड दे दो। तो ये हो गया 71 तक। उसके बाद एक्टिनियम है नीचे, और एक्टिनियम जो है ना, एक्टिनियम में 90 थ्योरम से स्टार्ट होता है TH। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। काफे इश्क फरमाओ, काफे इश्क फरमाओ, मैडम नोलर, मैडम का नाम है नोलर। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कफ इश्क फरमाओ मैडम नोलर। ये है नीचे वाले। अब देखो बीच वाला जो भाग है ना, ये वर्ग संख्या 3 से 12 तक, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे ये मिटा दोगे ना आप, ये मिटा देंगे, ऐसे मिटा दोगे तो बिल्कुल आवर्त सारणी जैसी बन जाएगी। आवर्त सारणी जैसे आप देखते हो किताबों में, वैसे तो बन जाएगी इस तरह से। मिटा दो, चाहिए जो खाली है खाली मिटा देंगे, ऐसे आवर्त सारणी बन जाएगी जो किताबों में दे रखी है वो। तो ये डी ब्लॉक। और नीचे वाला है ना लेंथेनोइड एक्टिनोइड, को बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। तो आवर्त सारणी में टोटल कितने 4 ब्लॉक हैं। S ब्लॉक वर्ग संख्या 1 और 2, P ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से 18, 6 वर्ग है।
और डी ब्लॉक वर्ग संख्या 3 से 12 तक 10 वर्ग है डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां लेंथेनोइड और एक्टिनोइड के एफ ब्लॉक की। ये आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी में हमने किसी किया ना मेटेलॉइड उपधातु हमने क्या था जिग जैग लाइन, तो ऐसे जिग जैग लाइन होती है ऐसे यहाँ ऐसे इस तरह से जिग जैग लाइन इस तरह से खींचते जाएंगे। इस लाइन की बॉर्डर लाइन जो है ना, इस बॉर्डर लाइन के जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं मेटेलॉइड। बोरोन है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये जो एलिमेंट है ना इनको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मेटेलॉइड, जिनमें धातु यानी इनको बोलते हैं धातु, अधातु, उपधातु, 3 भागों में है ना। तो फिर बोलते हैं उपधातु, धातु वाले गुण भी हैं और अधातु वाले गुण भी हैं। अब देखो आवर्त सारणी में बाईं तरफ ये इधर वाला भाग, इधर वाले भाग में क्या धातुएं पाई जाती है। इससे जिग जैग लाइन के इधर बाएं वाले भाग में से भी धातु है। जिग जैग लाइन के दाईं तरफ इधर सारी क्या है? अधातुएं, अधातुएं, नॉन मेटल। इसके बीच में है ना ये क्या है जो मैंने गोले कर रखे, ये क्या है? उपधातु, जिसमें धातु के गुण भी है और अधातु के गुण भी है। इसका मतलब मैंने कहा शुरू में आवर्त सारणी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट को धातु है। देखो ये धातु सारे पूरा धातु है, ये एच को छोड़ दो धातु है, पूरा एफ ब्लॉक धातु है, यानी धातु गुण का है, मेटेलिक सारे। इधर वाला धातु है, अधातु थोड़े से ही बस ये सारे अधातु है इतने से। और ये 5-6 ये क्या है? उपधातु है, जो धातु वाले गुण भी है धातु। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक एलिमेंट धातु, उससे कम अधातु, सबसे कम क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। अब देखो इस आवर्त सारणी के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, अब मैं बोलता हूं आप लिखते चले जाओ। देखो पॉइंटों में सबसे पहले आवर्त सारणी में 5 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कितने? 5 तत्व आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लिख के आगे टिक करके लिखो कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल लिख लो, सीजियम नंबर 1, नंबर 2 फ्रांसियम Fr, दोगे सीजियम, दूसरा फ्रांसियम, तीसरा है मरकरी, डी ब्लॉक में मरकरी, यानी एस ब्लॉक में 2 सीजियम फ्रांसियम, डी ब्लॉक में मरकरी 1, 3। और इसके अलावा इस पी ब्लॉक में 2, एक तो गैलियम और एक है ब्रोमीन। ये 5 एलिमेंट आवर्त सारणी में 5 तत्व द्रव अवस्था में है। एस ब्लॉक में 2 पी ब्लॉक में, 1 डी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 2 सीजियम और फ्रांसियम, डी ब्लॉक में 1 मरकरी और पी ब्लॉक में 2 गैलियम और ब्रोमीन। ये 5 एलिमेंट द्रव अवस्था में है। फिर अगला पॉइंट लिखो कि आवर्त सारणी में 11 तत्व गैस अवस्था में है। 11 है गैस, 11 तत्व गैस अवस्था में। और 11 कौन कौन से हैं? पहला हाइड्रोजन, उसके बाद 18वां वर्ग पूरा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, निष्क्रिय गैसें सारी 6 और 1 7। उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन 8, ऑक्सीजन 9, फ्लोरीन 10, क्लोरीन 11। ये 11 एलिमेंट क्या है? गैस अवस्था में है। तो 5 द्रव है, 11 गैस, और बाकी जो बच गए ना सारी किस अवस्था में? सारी तत्व है ठोस अवस्था में। तो अगर आ जाए ना निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, तो आप 11 गैस याद रखो, 5 द्रव याद रखो, बाकी जो बच गए सारे क्या है? ठोस है। तो आपको याद करने की आवश्यकता है ठोस कौन कौन से है। ये 11 गैस और 5 द्रव याद रख लो, बाकी बच गए सारे क्या कहलाएंगे? वो ठोस अवस्था में कहलाएंगे। एक तो ये। अब देखो यूं कहते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक मात्रा में तत्व है और धात्विक गुण वाले कौन से? सबसे अधिक धात्विक गुण वाले किसमें आते हैं? इधर चलोगे ना, इधर चलोगे तो धातु गुण बढ़ते हैं। सबसे अधिक धातु ये, उससे कम 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 कम, लास्ट में आया धातु आगे। धात्विक गुण बाएं से दाएं तरफ चलने पर धात्विक गुण में क्या आती है? कमी होती चली जाती है। अब अगला एक पॉइंट लिखो, यानी एकमात्र ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, मतलब एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव यानी लगातार विकिरण निकालता है, लेकिन साथ में द्रव अवस्था में, एकमात्र द्रव अवस्था में रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
तो एकमात्र द्रव अवस्था में रेडियो एक्टिव तत्व है, लिख लो। और उसमें क्या लिखोगे? फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव एकमात्र द्रव अवस्था में है, याद रखना है, याद कर लोगे। उसके बाद अगला प्रश्न लिखना कि सौर सेल में किन धातुओं का उपयोग होता है? सोलर सेल, सौर सेल में किन धातुओं का उपयोग होता है? और सौर सेल में दो याद रखना, रुबिडियम और सीजियम। रुबिडियम सीजियम का उपयोग किसमें होता है? सौर सेल में किया जाता है। इसके अलावा कल जैसे लिखाया था, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। फिर अगला एक पॉइंट लिखो कि पहला जो वर्ग है H को छोड़ दो, H तो एक अपवाद है, बाकी सब एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम अगर आ जाए ना ये, तो पहले वर्ग के तत्व है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, इनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं। और दूसरा जो वर्ग है ना ये सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये इनको बोलते हैं क्षारीय मर्दा धातुएं कहा जाता है। क्षारीय मर्दा धातुएं कहा जाता है दूसरे वाले ग्रुप को, ये ध्यान रखना एक। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिखाया कल मैंने, जैसे सेकंड पार्ट में लिखाया था मैंने, ये थर्ड पार्ट चल रहा है इसमें, लिथियम सबसे हल्की धातु। सबसे भारी या सबसे अधिक घनत्व धातु कौन सी है? ओस्मियम, ओस लिखते हैं ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे अधिक कवथनांक वाला तत्व आ जाए, या आवर्त सारणी में सबसे अधिक कवथनांक वाली धातु है, कल लिखाया था मैंने, किसका नाम आता है? टंगस्टन का, डब्लू। टंगस्टन का प्रतीक क्या? डब्लू, टंगस्टन, ये आ जाए। या आवर्त सारणी में सबसे कम कवथनांक वाला तत्व है, जिसका कवथनांक सबसे कम है 4 केल्विन, किसका है? हीलियम का, 4 केल्विन होता है। लिख लो, जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ, मैं बोर्ड पर लिखने की जगह नहीं है। तो सबसे कम कवथनांक वाला तत्व है, तो क्या लिखोगे? हीलियम, सबसे कम कवथनांक वाला हीलियम है, लिख लिया। इसके बाद फिर अगला एक पॉइंट और लिखना है, और अगले पॉइंट क्या लिखना है कि ये जो एलिमेंट है एस ब्लॉक वाले, इनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, क्षार का निर्माण करती है, NaOH, KOH, RbOH बोलते हैं ना, क्षार बनाती है, इनको बोलते हैं क्षारीय मर्दा। क्षार तो है लेकिन मर्दा मिलती है भूमि में, BOH2, MgOH2, CaOH2 क्षार बनाती है लेकिन मर्दा मिलती है, सारी मर्दा धातुएं कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ये, और ध्यान रखना बेरियम, बेरियम ये Ba, इसमें सेब जैसा हरा रंग होता है। एप्पल, एप्पल लाल देखा आपने, मेन एप्पल का कलर हरा होता है, तो सेब जैसा हरा रंग होता है बेरियम का। किरमच्ची लाल, तीखा लाल, स्ट्रोंशियम का, है ना। कैल्शियम का ईंट जैसा लाल, मैग्नीशियम का सफेद है, बेरियम का भी सफेद है, तो याद रखना। और जो शादी वगैरह में पटाखे वगैरह बजाते हैं ना, उन पटाखों में जो हरा रंग या थोड़ी चमक उत्पन्न होती है, लाल रंग होता है, वो किससे होता है? बेरियम और स्ट्रोंशियम से होता है। बेरियम स्ट्रोंशियम से उनमें हरा और चमकीला रंग उत्पन्न होता है। वो बीच वाला डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक वाले में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो किसका नाम आएगा? मरकरी का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो इधर चले आगे, आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18 तक के 6 वर्ग, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में बढ़ता है। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में बढ़ता है। पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में बढ़ता है। डी क्यों बोलते हैं? आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ता है। एफ क्यों बोलते हैं? आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में बढ़ता है। और आपको पता है एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, इसलिए 2 ही है, 1 2। पी में कितने आते हैं? 6, तो 6 1 2 3 4 5 6। डी में कितने आते हैं? 10, तो डी में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ में कितने आते हैं? 14, 14 ये 1 2 3 ऐसे गिनो तो 14, 14 तक एलिमेंट। और अगला एक पॉइंट लिख लो, एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 14 14 कितनी है? 28। एफ ब्लॉक में कुल तत्व कितने? 28। और ये लिख लो एक पॉइंट
लेंथेनॉइड की संख्या कितनी है? 14। एक लिख लो, एक्टिनॉइड की संख्या होती है 14। लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक बताओ, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक। एक्टिनॉइड का परमाणु क्रमांक बताओ, 90 से लेकर 103 तक। इसमें क्वेश्चन जो आता कई बार, यूरेनियम जो है ना यू, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 92 यू। 92 तक के एलिमेंट हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति मिलेंगे, लेकिन 92 के बाद 93, 4, 5 ऐसे ये तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते। इनको मनुष्य के द्वारा नाभिकीय अभिक्रियाओं में संश्लेषित यानी बनाया जाता है। इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। याद रखना आप शब्द ये, ट्रांस यूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक तत्व, या बोलते ट्रांस की जगह आता है लिखा परा, इंग्लिश का ट्रांस, सब ट्रांस, परा हिंदी का, परा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है? यूरेनियम के बाद वाले तत्व, 93 से आगे वाले सारे, 93 उसके आगे वाले कहलाएंगे ट्रांस यूरेनिक, जो प्रकृति में नहीं मिलते उनको संश्लेषित तत्व भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना ये कि वर्ग संख्या 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। निष्क्रिय लिख लेना ये, वर्ग संख्या 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे? निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। जैसे 3, 2, 3, 6। और 6 निष्क्रिय गैसों में, इन 6 में सबसे अधिक पाए जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस होती है? किसका नाम आएगा? सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? आर्गन होती है, यानी 0.9% होती है प्रकृति में। कौन सी निष्क्रिय गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती? रेडोन। ये रेडियो एक्टिव निष्क्रिय गैस है, रेडियो एक्टिव, ध्यान रखना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कहते हैं सबसे बड़ी निष्क्रिय गैस है, ये रेडियो एक्टिव छोड़ देते हैं, जिनोन को सबसे बड़ी मानते हैं। यह प्रश्न आता कई बार। अब देखो निष्क्रिय गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये अभिक्रिया नहीं करती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, तो अपनी अलग ही रहती है स्वतंत्र अवस्था में, तो इसलिए एक अकेली परमाणु के रूप में रहती है। तो ध्यान रखना, निष्क्रिय गैसें एकल परमाणुवीय अवस्था में पाई जाती है, इसलिए क्रिया नहीं करती, इसलिए बोलते निष्क्रिय गैस। अब इसके अलग अलग नाम है, निष्क्रिय गैस बोलते हैं या अक्रिय गैस लिख लो, ये लिख लो दुर्लभ गैसें, दुर्लभ यानी बहुत रेयर, बहुत कम मात्रा मिलती है, दुर्लभ गैसें बोलते हैं। या नोबल गैस, इंग्लिश में बोलते दुर्लभ को नोबल, नोबल गैसें कहते हैं। या इनको बोलते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसें। तो ध्यान रखना, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, दुर्लभ गैसें, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें, सारी कौन सी है? वर्ग संख्या 18 वाली गैसें। अब कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है, 6 गैसें। और कई बार आता है कि अब ये क्रिया नहीं करती ना, तो ये जल्दी से किसी के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण नहीं करते, अकेली अकेली रहेगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी निष्क्रिय गैस है जिनके यौगिक बनाए गए हैं? और आप पढ़ते हो ऐसे, जिनके यौगिक बनाए गए हैं XeF2, XeF4, पढ़ते हो ना ऐसे, तो जिनोन। तो जिनोन ऐसी निष्क्रिय गैस है जिसके यौगिक बनाए गए, लिख लो जिनोन निष्क्रिय गैस जिसके यौगिक बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना, जिनोन के यौगिक बनाए गए। फिर अगला पॉइंट लिखो, वर्ग संख्या 17। तो वर्ग संख्या 17 के एलिमेंट को बोलते हैं हेलोजन। याद रखना ये नाम हेलोजन, क्या बोलते हैं इनको? इनको हेलोजन कहते हैं, हेलोजन, हेलोजन। अब हेलोजन जो है ना, ये शब्द कहां से आया? हेलोजन, हेलो प्लस जनरेट। हेलो मीन्स होता है लवण, और जनरेट मतलब बनाना, यानी ये लवण निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको हेलोजन। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण है, तो NaCl में Cl क्या है? ये तो है ये Cl। NaF, NaBr सारे लवण है, साल्ट है ये, तो साल्ट फॉर्मेशन में भाग लेते हैं लवण निर्माण में,
इसलिए क्या बोलते हैं इनको एलोजन कहा जाता है। एलोजन कौन से, याद रखने एलोजन है ये सारे एलोजन। उसके बाद अगला याद रखना है वर्ग संख्या 16 के तत्वों को, 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम, ये तो वर्ग संख्या 16 के तत्वों को चेलकोजन। अब देखो शब्द जो है ना ये शब्द याद रखना, ये शब्द इनको चेलकोजन। कई बार इंग्लिश के शब्द को ऐसे लिख देते हैं केलकोजन, एक ही बात है, केलकोजन लिखा हुआ जाए, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे चेलकोजन, इसको चेलकोजन लिख दो या केलकोजन बोलते हैं। तो वर्ग संख्या 16 के तत्वों को चेलकोजन या केलकोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी तत्व क्या है, अयस्क निर्माण में भाग लेते हैं। अयस्क मतलब ओर्स, अयस्क निर्माण में भाग लेते हैं। कोई भी अयस्क हो ना ओर्स, उसमें या तो आपको ऑक्सीजन लिखा हुआ मिलेगा साथ में, या साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको सल्फर, ओ या एस, ऑक्सीजन या सल्फर में से आपको कोई ना कोई पक्का इसमें मिलेगा, इसलिए इनको बोलते हैं अयस्क निर्माण करने वाले, यानी इनको चेलकोजन कहते हैं। और एक ये वर्ग संख्या 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सबको, तो वर्ग संख्या 15 के तत्वों को निकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजन। इनको निकोजन कहा जाता है, निकोजन। और निकोजन का मतलब अक्रिय, क्रिया नहीं करते। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है। वातावरण में कितनी है? 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है। इसका मतलब ऑक्सीजन जलाने का काम करती है ये। तो अगर यानी नाइट्रोजन नहीं होती प्रकृति में तो ऑक्सीजन के पूरे ब्रह्मांड को जला देती। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन को, पूरे ब्रह्मांड को जलाने से किसने रोक रखा है? नाइट्रोजन ने रोक रखा है। ये इसने ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम कर रखा है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसकी पूजा किया करो, इसने हमें बचा रखा है नाइट्रोजन ने। ये अक्रिय गैस है। जितने भी खाद्य सामग्री के पाउच आते हैं ना, चिप्स वगैरह है या भी आते हैं, जो भी कुरकुरे डेमेड आते हैं कई अलग अलग, इन सभी चिप्स के पैकेट के अंदर क्या है? गैस भरी रहती है। चिप्स देखते 4-5 चिप्स, बाकी गैस भरी रहती है। तो उसमें गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस। तो याद रखना, एक पॉइंट लिखना ये कि खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए भरी जाने वाली गैस होती है। तो क्या लिखोगे? नाइट्रोजन का उपयोग होता है खाद्य सामग्री, इसलिए इनको बोलते हैं निकोजन। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं निकोजन कहा जाता है। तो ये तो आवर्त सारणी के इधर वाले भाग में थोड़े से आपको अलग अलग पॉइंट याद रखनी है। तो कुछ ये पॉइंट है जो हमने इस आवर्त सारणी से किए, और ये कौन सा एलिमेंट कहाँ है थोड़ा सा आपको आइडिया हो। और ये जो है ना, ये वाला भाग आवर्त सारणी में 11वां ये वर्ग, 11वां वर्ग जो है ना, कॉपर, चांदी, सोना, इनका उपयोग क्या सिक्का निर्माण में करते थे पहले राजा महाराजा। इनको सिक्का धातु बोलते हैं। सिक्का धातु, सिक्का धातु कौन सी है? कॉइन मेटल कौन सी है? कॉपर, चांदी और सोना। इनको सिक्का धातु भी कहा जाता है। मानव के द्वारा निर्मित पहला तत्व कौन सा है? मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम तत्व है टेक्नीशियम। क्या नाम इसका? टेक्नीशियम। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम होता है, यानी टीसी। याद रखना, टीसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला एलिमेंट है ये। ठीक है ना। ये कुछ है आवर्त सारणी के बारे में जानकारी जानकारी है ये, थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी, और आवर्त सारणी बनाने का थोड़ा सा आपको तरीका आना चाहिए। तो यहाँ तक तो है ये तत्व के बारे में आपका पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये कि तत्व है, तत्व में धातु, धातु वाले भाग, अधातु वाला भाग, बीच में उपधातु वाला भाग, इनकी हमने प्रॉपर्टी भी भाग सेकंड, यानी इसमें स्ट्रक्चरोमीटर के भाग सेकंड में हमने इसकी प्रॉपर्टी कर ली। अब ये भाग थर्ड में पूरी आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई, तत्व पूरा कंप्लीट हो गया। अब भाग जब फोर्थ बनाएंगे ना, उसमें कुछ यौगिक पढ़ेंगे और मिश्रण पढ़ेंगे। तो भाग फोर्थ तक आपका क्या है? स्ट्रक्चरोमीटर पार्ट पूरा हो जाएगा। अगले हम पार्ट भाग फोर्थ में फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा ढंग से पढ़ें, याद कर लें, फिर फोर्थ वाला आपको अलग से ढंग से करवाएं। तो आपको खूब सारा करवाया मैंने, जितना हो सके आपके छोटी क्लासों के लेवल के और रीड के हिसाब से भी, और सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी है। फर्स्ट ग्रेड थोड़ा सा हाई फाई कि फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि एस ब्लॉक अलग है, पी की प्रॉपर्टी अलग है, डी एफ अलग अलग 4 यूनिट हैं, 8-10 क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से, तो वहाँ थोड़ा अलग से करवाना पड़ता है। तो इसके अलग अलग कम से कम 30-40 पेज अलग बनाने पड़ते हैं।
तो आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना नॉर्मल आपको जानकारी आवर्त सारणी के बारे में होनी चाहिए जो मैंने ब्याज दी है, ये इतनी सबको आपको व्यवहारिक ज्ञान में आने चाहिए। ठीक है, तो भाग 4 तक फिर लौटेंगे और हम आगे करेंगे यौगिक और मिश्रण के बारे में। भाग 4 तक पूरा हो जाएगा चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।